अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 0 के जोसेफ गैलियन की बुक का जी एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा, उसका चैप्टर नंबर 0 है। उसके हमने पहले 5 क्वेश्चंस किए थे, तो अब हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी बुक से, प्रूव दैट फॉर एनी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स n+1 n+2 1 मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। कह रहे हैं जी कंसेक्टिव इंटीजर्स कौन से होते हैं जी, जो एक के बाद दूसरा है। फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो उसके बाद 2 3 1 2 3 तीनों कंसेक्टिव है, ठीक है जी। एज वी नो दैट इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 दैन द रिमाइंडर विल बी 0 1 और 2, ठीक है जी। कह रहे हैं जी अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 3 पे, लेट कर लें जी आप 5 को डिवाइड करते हैं 3 पे, तो रिमाइंडर क्या बचा 2। 4 को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या बचा 1। 3 को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचा 0। 6 को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0। 7 को करते हैं, रिमाइंडर 1। 8 को करते हैं, रिमाइंडर 2, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 1 2 ही बचेगा जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। देयरफॉर n शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 3k+1 3k+2। अगर n हमारे पास 3k की टाइप का हुआ, ये देखें ना 3 कंसेक्टिव नंबर्स है ना, n के और n+1 n+2। अगर n हमारे पास 3k की फॉर्म का यानी कि 3 पे डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 बचाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 बचाता है तो वो किस फॉर्म का हुआ 3k के। और अगर रिमाइंडर 1 बचाता है तो किस फॉर्म का हुआ 3k+1 का, क्योंकि 3 तो डिवाइड हो जाएगा 3k, तो रिमेनिंग 1 बचा। और अगर रिमाइंडर 2 बचाता है तो 3k तो 3k पे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, यानी कि वो किस फॉर्म का होगा 3k+2 फॉर्म का, ठीक है जी। वे k इज सम इंटीजर। केस 1 है जी, इफ़ n इज इक्वल टू 3k देन n इज़ डिविजिबल बाय 3। n तो ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 3 होगा, ठीक है जी, अगर n 3k की फॉर्म का है। और इफ़ n इज इक्वल टू 3k+1, अगर n 3k+1 की फॉर्म का हुआ तो हमें गिवन है कि एक नंबर n+2 जो उसने हमें गिवन दिया है, तो इसमें अगर हम n की वैल्यू पुट करते हैं 3k+1 तो वो क्या आती है जी 3k+1+2 3k+3, और 3 कॉमन आया तो देखें ये 3 का मल्टीपल आ रहा है तो ये तो 3 पे डिवाइड करेगा। और अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 3k+2 होता है तो n+1 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि n+1 फिर डिवाइड करेगा 3 पे। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि n चाहे किसी भी फॉर्म का हो, तो अगर 3 कंसेक्टिव नंबर्स है ना n+1 n+2, तो उनमें से कोई ना कोई 3 पे लाजमी डिवाइड होगा, ठीक है जी। सो वी कैन से दैट वन ऑफ द नंबर्स अमंग n+1 n+2 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, शो दैट इफ़ a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन a क्रॉस b इज इक्वल टू LCM ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय GCD ऑफ AB, ठीक है जी। कह रहे हैं जी अगर a और b दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनको ज़रब करने के बाद जो आंसर आता है ना वो किसके इक्वल आता है, उसके LCM और GCD के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। लेट कर लें जी GCD हमारे पास a और b का कोई सा भी GCD है तो उसे हमने नाम दे दिया C का। देन C डिवाइड करेगा A को भी और C डिवाइड करेगा B को भी। अगर C A को डिवाइड करता है तो A इज इक्वल टू CX हम लिख सकते हैं कि A C का मल्टीपल है, और अगर C B को डिवाइड करता है तो हम लिख सकते हैं B C का मल्टीपल है तो B इज इक्वल टू CY फॉर X बिलोंग्स टू Z और फॉर Y बिलोंग्स टू Z, ठीक है जी। अब लेट कर लेते जी LCM है ना जो वो A B का क्या आता है जी, हम LCM ऑफ ए भी लिख सकते हैं LCM ऑफ CX CY, क्योंकि A इज इक्वल टू CX और B इज इक्वल टू CY है, ठीक है, वो लिख लिया। तो जब हम इन दोनों का LCM फाइंड करते हैं तो LCM इज इक्वल टू आया जी AB का CXY, ठीक है जी। CXY कैसे आया जी LCM इनका, देखिए हमने कॉमन मल्टीपल निकालना होता है ना, तो जब हम XY इसको कोई सा भी नाम दिया जी AB का मल्टीप्लाई करने से हमारे पास हमें LCM में ऐसा नंबर चाहिए जी जो कि दोनों नंबर्स पे डिवाइड होता हो, ठीक है, सिंपल दोनों नंबर्स पे डिवाइड होता हो। तो अगर हम लिखते हैं जी AB, चूँकि दोनों का प्रोडक्ट है तो AB का जो प्रोडक्ट होगा वो A पे भी डिवाइड होगा और B पे भी डिवाइड होगा, और चूँकि A और B इज इक्वल टू CX और BY है तो देखें इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो है C, ठीक है जी। A और B को हम लिख सकते हैं C मल्टीप्लाई X
और सी मल्टीप्लाई वाई। तो एलसीएम में हम क्या लिखते होते हैं, जो कॉमन आता है वो भी लिख लेते हैं एक मरतबा, और जो कॉमन नहीं आता उन्हें भी लिख लेते होते हैं, ठीक है, इन्हें भी। तो जब हम सी को एक मरतबा लिखेंगे वो आया सी, और साथ में एक्स लिख लिया और साथ में वाई लिख लिया, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है। उम्मीद है यहाँ पे आपको एलसीएम की समझ आ गई होगी। अगर यहाँ से नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर दिया जाएगा। देखिए जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। एलसीएम हमारे पास आया सी एक्स वाई, ठीक है जी, ए और बी का एलसीएम। तो जीसीडी हमारे पास था सी और एलसीएम आया हमारे पास सी एक्स वाई। तो अब जीसीडी को और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आया जी जीसीडी की वैल्यू सी, जीसीडी की वैल्यू आई जी सी और एलसीएम की वैल्यू सी एक्स वाई, दोनों मल्टीप्लाई हुए। ये वाला सी इस एक्स के साथ मिल गया, ये वाला सी वाई के साथ मिल गया। देखें सी एक्स सी वाई आ गया, तो सी एक्स किसके इक्वल था, ए के, और सी वाई किसके इक्वल था, बी के। तो देखें यहाँ से सी एक्स इंटू सी वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास प्रूफ हो चुका कि अगर जीसीडी और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें तो वो उन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल ही आता है, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास, सपोज ए एंड बी आर इंटीजर्स दैट डिवाइड द इंटीजर सी, यानी कि ए भी सी को डिवाइड करता है, बी भी सी को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि सी जो हमारे पास है वो एलसीएम है और ए और बी का, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम, यानी कि ए और बी का जो जीसीडी है वो 1 है, एलसीएम सी है, जीसीडी 1 है, शो दैट ए बी डिवाइड्स सी, यानी कि फिर हमने शो करवाना है कि जो ए बी का प्रोडक्ट है वो सी को डिवाइड करेगा। शो दैट बाय एग्जांपल इफ़ ए एंड बी आर नॉट रिलेटिवली प्राइम देन ए बी नीड नॉट डिवाइड सी, यानी कि अगर ए और बी रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो फिर ए बी का प्रोडक्ट सी को डिवाइड नहीं करेगा। ये हमने एग्जांपल से शो करवाना है। तो पहले हम शो करते हैं जी, जो ए बी है, ए बी का प्रोडक्ट है वो सी को डिवाइड करेगा। गिवन दैट ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी, देन फॉर Q1 Q2 बिलोंग्स टू Z, हमारे पास C इज इक्वल टू ए Q1 होगा, लिख सकते हैं ना हम, और C इज इक्वल टू बी Q1, यानी कि C जब A पे डिवाइड होगा तो कोशेंट कोई और होगा, और जब C B पे डिवाइड होगा तो कोशेंट कोई और होगा, कोशेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट A एंड B आर रिलेटिवली प्राइम देन देयर GCD इज इक्वल टू 1, वी हैव टू शो दैट A B डिवाइड C, सिंस GCD इज इक्वल टू 1 देन 1 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। जब जीसीडी होता है ना हमारे पास जीसीडी 2 नंबर्स का, तो जो जीसीडी होता है वो हम उन नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इसका प्रूफ भी होता है। तो हम लिख सकते हैं फॉर एनी एस टी बिलोंग्स टू जी के ए एस प्लस बी एस इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं ना। तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड विद सी, दोनों साइड पे सी से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमने सी की वैल्यू पुट कर दी। जब ए के साथ हमने सी की वैल्यू कौन सी पुट की, बी वाली, जिसमें बी आ रहा है, ठीक है, ये वाली बी Q2, और बी के साथ हमने कौन सी वैल्यू पुट कर दी, ए Q1, ठीक है। तो इन दोनों में से देखें ए बी कॉमन आ रहा है ना, वो ए बी को हमने कॉमन निकाल लिया, और साथ में Q2 S प्लस Q1 T आ रहा है। देखें Q2 और Q1 जो था हमारे पास वो भी जी से बिलोंग कर रहा था, इंटीजर्स थे, और Q1 S और T था वो भी जी से बिलोंग कर रहा है, ये भी इंटीजर्स है। तो हम कह सकते हैं जो सी है वो मल्टीपल है ए प्लस ए इंटू बी का, ठीक है जी। यानी कि अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले फैक्टर से तो हमारे पास आंसर सी आता है। तो इसका मतलब है ए बी जो है वो डिवाइड कर रहा है सी को, ठीक है, सी इज़ मल्टीपल ऑफ ए बी, हैंस ए बी डिवाइड सी, यही हमने प्रूफ करना था। तो अब हम एग्जाम्पल से चलते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 12 बी इज इक्वल टू 5, तो ए और बी का जो GCD होगा ना, जो ए को भी डिवाइड करता होगा जो बी को भी डिवाइड करता होगा वो है 3, यानी कि ये तो 1 के इक्वल नहीं है, तो ए और बी रिलेटिवली प्राइम भी नहीं हुए, ठीक है। तो इनका जो सी हुआ ना, सी क्या है जी LCM, वो क्या है जी 60, 12 सी को भी डिवाइड करता है और 15 सी को डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि 12 5 बार 60 और 15 4 बार 60, ये LCM होगा। 12 भी डिवाइड करेगा, 60 भी डिवाइड करेगा। अब लेकिन 12 ज़रब 15, इनका जो प्रोडक्ट होगा ना 12 और 15 का, वो 60 को डिवाइड नहीं करेगा, वो 60 से बढ़ जाएगा, बिकॉज ए एंड बी आर नॉट रिलेटिवली प्राइम। ये तो होगा कि अगर रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे तो ये डिवाइड नहीं करेगा 60 को।
लेकिन सर अगर रिलेटिवली प्राइम होता है तो तब हमें कैसे पता चलेगा कि वो डिवाइड करते हैं जी? तो वो भी देख लेते हैं। अगर हम लेते हैं जी ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5 और इनका एलसीएम है जी 15 और जीसीडी है जी, ऑब्वियसली ये रिलेटिवली प्राइम है, इनका जीसीडी है जो हमारे पास 1 है, ठीक है। अब देखें ए जो है हमारे पास वो 15 को डिवाइड कर रहा है, 3 15 को डिवाइड करता है और 5 भी 15 को डिवाइड करता है। अब ए मल्टीप्लाई बाई बी यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5 ये भी डिवाइड करेगा जी 15 को। देखें जी 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15 होता है, तो 15 डिवाइड करता है ये 15 को, तो विच इज़ ट्रू, हैंस, ठीक है जी, ये हमने प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है जी, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड एन इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट ए मॉड एन इज इक्वल टू बी मॉड एन इफ़ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है जी। कह रहे हैं जी ए मॉड एन इज इक्वल टू बी मॉड एन होगा। देखें जी मॉड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने रिमाइंडर फाइंड करना हो। तो कह रहे हैं जी जब एन डिवाइड करेगा ए को और जब एन डिवाइड करेगा बी को, तो जो रिमाइंडर बचेंगे ना, दोनों के रिमाइंडर सेम होंगे। किस केस में? अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड करता है तब सेम होंगे, ठीक है जी। देखिए जी अगर ए मॉड एन लिखते हैं तो ए डिवाइड करेगा जी एन को, मीन्स एन डिवाइड्स ए। यहाँ पे ये गलती है जी, ये नहीं आना यहाँ पे आएगा एन डिवाइड्स ए, ठीक है जी। जब एन डिवाइड ए करेगा तो ए को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। तो ये सारी वैल्यू इधर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो गई, इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। तो यानी कि ये वाली जो फॉर्म थी ना ए मॉड एन, उसको हमने क्या लिख लिया, ए माइनस क्यू एन क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0। मॉड इज़ यूज टू फाइंड रिमाइंडर, सो व्हेन ए मॉड एन इज इक्वल टू बी मॉड एन दिस मीन्स देयर रिमाइंडर्स आर सेम, क्वोशंट्स आर डिफरेंट। यानी क्वोशंट्स डिफरेंट हो सकते हैं जब एन ए को डिवाइड करेगा एन बी को, क्योंकि ए और बी डिफरेंट हैं तो क्वोशंट डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5 है और 7 है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 5 है, 7 इज इक्वल टू हमारे पास ए इज इक्वल टू 5 और 8 इज इक्वल टू बी है। तो अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो दोनों पे जो क्वोशंट है ना, एक का क्वोशंट 1 आता है, एक का क्वोशंट 2 आता है, लेकिन रिमाइंडर दोनों के 2 आएंगे, ठीक है, सेम रिमाइंडर आएंगे। तो ये ऐसा भी हो सकता है। ये एग्जांपल दी हुई है 3 और 5 की, जब 2 पे डिवाइड हो गए। देखिए क्वोशंट इनके डिफरेंट है, 1 इसका 1 है, इसका 2 है, लेकिन रिमाइंडर दोनों के 1 1 सेम आ रहे हैं। ये सारा जो है ना, ये मॉड से लेकर यहाँ तक जितना भी है, ये सारा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है जी। अब देखें, नो वी स्टार्ट द प्रूफ। लेट मॉड इज इक्वल टू दिस ए मॉड एन इज इक्वल टू बी मॉड एन। हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है ना, तो हमने ए केस लेके चलना है तो दूसरा प्रूफ करना है, दूसरा केस लेना है तो पहला प्रूफ करना है, ठीक है जी। देखिए जी अगर हम पहला केस लेते हैं जी, ए मॉड एन इज इक्वल टू बी मॉड एन, यानी कि रिमाइंडर्स आर सेम। देन ए मॉड एन को हमने लिखा था जी इस टाइप में, ये देखें ए माइनस एन क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0, तो ए मॉड एन इज इक्वल टू ये लिख दिया ए माइनस एन क्यू 1, और बी माइनस बी को भी हमने उसी तरह बी माइनस एन क्यू माइनस आर लिख दिया, क्योंकि ए के लिए क्वोशंट हो रहा है, बी के लिए क्वोशंट हो रहा है, इसलिए इधर क्यू इज इक्वल टू 1 आया, क्यू 2 आया, ठीक है जी। तो जब ये सारी वैल्यू बी दूसरी साइड पे चला गया माइनस हो गया, और इधर वाली सारी वैल्यू इस साइड पे आके प्लस हो गई। तो देखिए जी ए माइनस बी इज इक्वल टू एन क्यू 1 प्लस आर माइनस एन क्यू 2 माइनस आर से आर कैंसिल, और इनमें से एन कॉमन आ गया तो वो हमने लिख लिया। ये क्या बता रहा है जी, ए माइनस बी है ना जो हमारे पास, वो एन का मल्टीपल है, ठीक है जी। तो दिस शोज़ दैट एन डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है जी, बिकॉज ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ एन। तो अब हमने लेट कर लिया जी एन डिवाइड करता है जी ए माइनस बी को, तो हमने शो क्या करवाना है जी, ए मॉड एन इज इक्वल टू बी मॉड एन। तो इसी तरह हम इसको ये लेट किया, इसको हम ऐसे लिख सकते, ये देखें जी, ये हमने लेट किया, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। हमने आर जमा किया, आर माइनस किया, ठीक है, वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले गए। इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं और इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसे दोबारा करने के बजाय अगर आप इसको ये वाला साइन लगा देते हैं ना साथ में इक्विवेलेंट का हर स्टेप के साथ, तो आपका प्रूफ फर्स्ट स्टेप में भी आज सॉल्व हो सकता है। कि अगर आप पहला केस लेकर दूसरा केस प्रूफ करते हैं ना, तो साथ में इक्विवेलेंट का सैम्बल लगा देते हैं आप, तो जो दूसरा आपको कन्वर्सली प्रूव करना पड़ेगा ना, उसके लिए आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लेट डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए बी।
ए बी का GCD है जी हमारे पास डी। इफ़ ए इज इक्वल टू डी ए डैश एंड बी इज इक्वल टू डी बी डैश, शो दैट GCD ऑफ ए डैश एंड बी डैश इज इक्वल टू 1। यानी कि हमने शो करवाना है कि ए डैश और बी डैश दरअसल रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है जी, ये हमने शो करवाना है। हेयर GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी और गिवन है जी ए इज इक्वल टू डी ए डैश और बी इज इक्वल टू डी बी डैश। वी हैव टू शो दैट GCD इज इक्वल टू 1। कंट्रेरी सपोज कर लें कि GCD इज़ नॉट इक्वल टू 1 और कोई भी GCD है C जो कि 1 से ग्रेटर है। ठीक है, देन जो C होगा ना वो A डैश को भी डिवाइड करेगा और B डैश को भी डिवाइड करेगा। अगर A डैश को डिवाइड करता है तो A डैश को हम लिख सकते हैं CK1 और B डैश को डिवाइड करता है तो B डैश को हम लिख सकते हैं CK2। ठीक है जी, और K1 K2 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है जी, इंटीजर्स में से नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो चूँकि A इज़ इक्वल टू ए डैश बी डैश, अब देखें जी ए इज़ इक्वल टू डी ए डैश था तो यहाँ पे ए डैश की वैल्यू पुट कर दें, वो आ गई जी हमारे पास CK1 और यहाँ पे भी बी डैश की वैल्यू पुट कर दें तो बी इज़ इक्वल टू CK2 साथ में डी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, तो ये क्या बता रहा है जी हमें DC डिवाइड करता है ए को और ये क्या बता रहा है DC डिवाइड करता है बी को। तो देखें GCD ऑफ ए बी क्या आ गया जी फिर DC, यानी कि DC अगर ए को भी डिवाइड करता है बी को भी डिवाइड करता है तो ए और बी का GCD DC आता है, जो कि कंट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि GCD है वो D है, D का मल्टीपल नहीं है। ठीक है जी, DC कोई न्यू इंटीजर आया तो GCD होता है जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, तो वो हमारे पास आया जी D। चूँकि हमारे पास हमने लेट किया हुआ है कि D है, ये देखें फैक्ट है जी हमारे पास है GCD इज़ D, ये प्रूफ में दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया जी DC, तो ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को। तो हैंस आवर सपोजिशन दैट GCD ऑफ ए डैश बी डैश इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये हमारी जो सपोजिशन थी ये गलत थी। तो यानी कि ये जब ये गलत है तो इसका मतलब है कि ए डैश और बी डैश का जो GCD है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। हैंस GCD ऑफ ए डैश एंड बी डैश इज़ इक्वल टू 1। तो इससे प्रूव होता है कि ए डैश और बी डैश रिलेटिवली प्राइम है। ठीक होगा जी, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।